हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी। अब तक हमने जो किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के अंदर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट द एरिया वेक्टर फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अभी तक हम सिर्फ नॉर्मल एरिया स्टडी करते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब सपोज करो, अब एग्जांपल से ही लेकर चलेंगे। एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस है, यहां पर हमारे पास कोई स्केयर कॉम्बिनेशन है, मान लो ए है, ए है, ए है, हैविंग साइड ए, स्केयर ए बी सी और ये डी। ठीक है, अब अगर देखो नॉर्मल अगर हम एरिया इवेल्युएट करें बच्चों, तो वो किससे इक्वल आएगा, ए इंटू में ए, दैट इज ए स्केयर। ठीक है, अगर मैं एरिया वेक्टर मतलब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी देता है, ठीक है, वेक्टर, तो वो किससे इक्वल होगा, इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव लेंथ। देखो कंसेक्यूटिव लेंथ हमारे पास क्या है, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। आ रही है बात समझ में, ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर। हम ये नहीं ले सकते कि ए बी वैक्टर क्रॉस सी डी वैक्टर या डी सी वैक्टर, वो नहीं ले सकते हैं। लगातार मतलब साथ के साथ जो हमारे पास लेंथ चल रही है उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या हुआ, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं हटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर सपोज करो मैं इसे स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, क्रॉस प्रोडक्ट हटा दूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू में बी सी इंटू में साइन ऑफ थीटा। अब यहां देखो इन बिटवीन ए बी एंड बी सी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर हम पुट कर दें, ए बी की वैल्यू कितनी है ए और बी सी की वैल्यू कितनी है ए, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली देखो आंसर तो ए स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर किस डायरेक्शन में होगा, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन भी इवेल्युएट करनी हो, इसकी अगर मुझे डायरेक्शन भी इवेल्युएट करनी हो, तो आप लोगों ने देखा है कि अगर कोई भी वेक्टर, मान लो एरिया वेक्टर जो है ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर है, दैट मींस दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर बोथ, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये इंडिकेट करता है कि जो एरिया वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू ए बी एज वेल एज बी सी। अब देखो ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर होगा, डेट मींस कहां होगा, आउट डायरेक्शन में, मतलब जेड डायरेक्शन में। अगर हम देखें तो वो एक जेड डायरेक्शन में होगा। जेड डायरेक्शन में वेक्टर की फॉर्म क्या होती है, के कैप, एक्स में हम क्या लेके चलते हैं, जे कैप, सॉरी आई कैप, और वाई सेक्शन में हम लेके चलते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन में क्या होती है, के कैप। तो 2D के लिए 2 डायमेंशनल, क्योंकि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसके लिए मैं इसको और किस फॉर्म में लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इंटू में, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जेड कैप हो सकता है, मतलब या तो बाहर डायरेक्शन में होगा या अंदर डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर ए स्क्वायर इंटू में माइनस ऑफ के कैप, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। 2D के केस के अंदर हमारे पास जो एरिया वेक्टर होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। इन 2D एरिया वेक्टर कैन बी टेकन फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस, आउट में भी और इन में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक एरिया वेक्टर। और अगर हम 3D की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा हमारे पास फैक्टर। अभी हम 3D में करते हैं, ठीक है, इसे पोज करो और नोट डाउन करो। कुछ भी नहीं किया, एरिया वेक्टर निकाला, 2 कंसेक्यूटिव हमारे पास जो लेंथ है उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है। ए बी क्रॉस हटाता हूं तो यहां साइन थीटा आ जाता है, साइन, अब इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हमने वो पुट कर दिया। और तो हम अगर हम देखो ए स्क्वायर जो आया, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन इवेल्युएट करनी होगी तो उसके लिए क्या होता है कि जो एरिया वेक्टर है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है।
अब ये वाई जेड एक्स, वाई एक्स और वाई उसमें तो बना हुआ है प्लेन में, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड सेक्शन होगा, इसलिए के कैप आ जाती है। और मैंने आपको बताया कि 2D के अंदर दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। आप उसे जैसे मान लो ये 2D है, यहां पर भी पिक कर सकते हैं, यहां पर भी पिक कर सकते हैं एरिया वेक्टर को, ठीक है। डिपेंड करता है जहां हमें इजी लगेगा न्यूमेरिकल के अंदर। क्लियर है यहां तक? अगर हम 3D के लिए देखें बच्चों, फॉर 3D देखो 3D में मैंने क्यूब का एग्जांपल ले लिया, जनरल एग्जांपल पिक कर लिया है। 3D के केस में क्या ध्यान रखना है, देखो अगर मैं इस फेस पे इवेल्युएट कर रहा हूं एरिया वेक्टर, तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस जो एरिया वेक्टर हमारे पास आएगा। अगर इस सरफेस के लिए देख रहा हूं तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब देखो इसमें क्या है कि अंदर भी हो सकता था, ये अब देखो ये सरफेस अगर पिक कर रहा हूं तो इस सरफेस के इस साइड भी हो सकता है, इनसाइड भी, लेकिन 3D सरफेस के लिए ध्यान में रखना है सिर्फ आउटसाइड एरिया वेक्टर इज कंसीडर्ड, ओनली आउटसाइड एरिया वेक्टर इज कंसीडर्ड। सिर्फ आउटसाइड एरिया वेक्टर ही कंसीडर करते हैं, इनसाइड वाला वेक्टर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो क्लोज सरफेस है। 3D सरफेस को जनरली क्या बोला जाता है, क्लोज सरफेस बोला जाता है। 3D सरफेस इज ए क्लोज सरफेस। अगर हम यहां पर इवैल्यूएट करेंगे तो एरिया वेक्टर हमारे पास यहां आ जाएगा, यहां पर इवैल्यूएट करेंगे तो एरिया वेक्टर यहां आ जाएगा, मतलब आएगा आउट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर सपोज करो आपको सिलेंड्रिकल कोई सरफेस गिवन है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, इनसाइड नहीं आउटसाइड। अगर ये वाले सिलेंड्रिकल फेस देखें तो इसके परपेंडिकुलर सेक्शन ये बनेगा, इसके परपेंडिकुलर सेक्शन ये बन जाएगा, ठीक है यहां तक। अगर फिर आप थोड़ा सा आपने ये भी स्टडी करना है अब आपके लिए कि भी अगर एरिया वेक्टर मुझे स्फेरिकल सरफेस के लिए इवैल्यूएट करना है तो क्या करेंगे, ठीक है ना, फॉर स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। यहां तक हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर जनरली हमें एरिया वेक्टर पिक करना होता है, इसलिए आपको सबसे पहले एरिया वेक्टर बताया गया कि एरिया वेक्टर होता क्या है, ठीक है। 2D सरफेस के लिए बताया दोनों डायरेक्शन में हम एरिया वेक्टर पिक कर सकते हैं। 3D सरफेस में आपको बताया सिर्फ आउटसाइड वाला, इनसाइड वाला पिक नहीं करते हैं, आउटसाइड वाला पिक करते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, ठीक है। जनरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines passes perpendicular to the plane surface. ठीक है, number of electric field lines passes perpendicular to the plane surface. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक प्लेन सरफेस में से पास की है, देखो अब सपोज करो कि ये मेरे पास कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें कहता है कि इसमें से फ्लक्स फाइंड आउट करो, तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, देखो क्या है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। अब इस प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर यही होगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर सरफेस यही बन गया ना एक तरीके से, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस होता है। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से पास कर रही है, 1 2 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहां से 3 आ गया। अब हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा दूं, दैट मींस डेंस कर दूं। डेंस कैसे करूंगा, क्लोजर ले आऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जितनी ज्यादा क्लोजर होगी उतना ही डेंस मीडियम बनेगा, ठीक है ना। मैंने अब क्या किया, देखो मैंने वो एरिया उतना ही पिक किया प्लेन सरफेस, अब मैंने इंटेंसिटी या डेंसिटी बढ़ा दी। डेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, इनके बीच का गैप कम हो जाएगा, ठीक है, इनके बीच का गैप कम हो गया। अब फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके ऊपर डायरेक्ट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय, आप ये शो कर लो कि फाई से शो करते हैं, फाई ई लिख देते हैं, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक, फाई स्टैंड्स फॉर फ्लक्स। सेकंड पार्ट, एक तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, वैसे वैसे मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। अगर मैं एरिया बढ़ा दूं प्लेन सरफेस का, अगर हम प्लेन सरफेस के एरिया को ही इंक्रीज कर दें, तब क्या होगा, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर इसी में से ही पास करेंगी। चार 5 6 7 8, मतलब फाई की वैल्यू कितनी होगी, अब 8 हो गई। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो और किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, एरिया के, ठीक है ना। जितना ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा एरिया हो जाएगा सरफेस का उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो एंड कंक्लूजन क्या होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ आया भी कैसे कैसे ये डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो फाई ई आता है, ठीक है, वो किससे इक्वल होता है, इट इज दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी टर्म होती है, स्केलर टर्म होती है। फाई ई जो है वो स्केलर टर्म है, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है ई एंड ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट अगर मैं हटाऊं तो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई वेक्टर ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना। फाई ई पे भी डिपेंड करता है, ए पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी डिपेंड करता है। थीटा इज दी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इनके बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है, थीटा पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है यहां तक कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और डॉट को हम हटाते हैं तो cos थीटा आ जाता है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। यूनिट क्या होगी फाई की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। यहां तक इतना पोर्शन। कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं 2D सरफेस के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं 2D सरफेस के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अब देखो अगर ये प्लेन सरफेस है हमारे पास, सपोज करो हमें कह देता है कि एरिया वेक्टर तो यहां पर है, प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर यहां है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है बच्चों,
कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हमें कहता है फ्लक्स की वैल्यू इवेल्युएट करो। देखो अब ई जनरली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास कर रही थी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अगर मुझे बनाना है तो ई को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या आएगा हमारे पास, ई कॉस थीटा। सामने वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ई साइन थीटा। अब आप देखिए कि कौन सा कंपोनेंट, मैंने आपको बताया था कि थीटा के ऊपर ही बहुत डिपेंड करता है। अब यहां से डिपेंडेंट आ रहा है जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होनी चाहिए या डायरेक्शन होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो हम कौन सी साइड पिक करेंगे, फिर ये वाला कंपोनेंट तो पिक कर नहीं सकते क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा, ये कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। मतलब फाई की वैल्यू यहां से भी हमारे पास यही आती है कि ए इंटू में ई या ई इंटू में ए कॉस थीटा। ठीक है ना, हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट पिक करेंगे, जो एरिया वेक्टर की टर्म में होगा, एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा और हमने उस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही पिक करना है। ठीक है यहां तक। अब सपोज करो मेरे पास क्या है कि एक सर्कुलर सेक्शन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, एंगल कितना है मान लो 30 डिग्री। हमें कहते हैं कि फ्लक्स फाइंड आउट करो। देखो हमारे पास फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, ई इंटू में ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ई एंड ए। अब एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, देखो सरफेस, ये इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये बनेगा, मतलब एरिया वेक्टर तो यहां आ रहा है, ये ई वेक्टर आपको गिवन है। तो क्या हम करेंगे, देखो ई इंटू में ए कॉस ऑफ 30 डिग्री, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 30 डिग्री जो एंगल है वो हमारे पास क्या है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ई के बीच में एंगल, लेकिन हमें ये एंगल क्या देखना है, हमें तो एंगल देखना है इन बिटवीन ई एंड ए। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना रह जाएगा बच्चों, 60 डिग्री, मतलब ई इंटू में ए कॉस ऑफ 60, जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई इंटू में ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है यहां तक। तो आज हमने थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए किया है क्योंकि आपको फ्लक्स की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स होता क्या है। ठीक है ना, आज हमने क्या किया, फ्लक्स के बारे में स्टडी किया, एरिया वेक्टर के बारे में स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद फिर हम प्रॉपर फ्लक्स की डेफिनेशन के ऊपर आए कि फ्लक्स किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, तो हमने एक फॉर्मूला इन्वेंट किया। ठीक है, एरिया वेक्टर आपको सिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो उसमें एरिया वेक्टर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम 3D की बात करेंगे। ठीक है, तो जो अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हमने क्या करना है, 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्यूब के जो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी एक न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, वो है आपका अनसोल्ड के अंदर, वो भी साइड बाय साइड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ें और फ्लक्स को आपने होमवर्क एज ए होमवर्क लेकर चलें कि भी आपने सारा फ्लक्स के बारे में सारा स्टडी करना है, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आए तो आप फैमिलियर हों उसके साथ।